नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आपने इससे पिछले वीडियो में चैप्टर सेकंड पढ़ा था, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, जब हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते हैं तो मैटर डिवाइड होते होते लास्ट में एक ऐसे स्टेज पे, एक ऐसे पार्टिकल पे पहुंच जाता है जिसे हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। यही जो पार्टिकल होता है, इस पार्टिकल को हम कहते हैं एटम। इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु और एटम। कि जब हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट में हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, और उस पार्टिकल का हम नाम देंगे एटम। अब ये सब तो थी फिलोसफिकल बातें, लोगों ने अपने अंदाजे के हिसाब से बात कही। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, एंटोनी एल लेवोशियर। उन्होंने दो लॉज निकाले। दो लॉज में से फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ था मास के कंजर्वेशन से रिलेटेड। मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब ना तो किसी केमिकल रिएक्शन में मास को बनाया जा सकता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब जो रिएक्शन के पहले जितना मास था उतना ही मास रिएक्शन के बाद रहेगा। टोटल मास बिफोर रिएक्शन विल बी इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। सेकेंड लॉ दिया उन्होंने, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। In a chemical substance, the elements are always present in definite proportions by mass। कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होंगे, जिन एलिमेंट्स से मिलके वो केमिकल सब्सटेंस बना होगा, वो एलिमेंट्स हमेशा एक डेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे। जैसे आप यहाँ H2O का एग्जांपल ले सकते हैं। H2O में दो एटम्स है हाइड्रोजन के, एक एटम है ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1U और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16U। वैसे तो एटॉमिक मास की यूनिट AMU है, लेकिन आजकल AMU से इसे U में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब हाइड्रोजन के दो एटम्स है तो दो एटम्स का मास होगा 2 × 1 2, और 16 ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16, और यहाँ पर एक ही एटम है तो उसका होगा 16। तो 2:16 का हमने रेशियो निकाला, तो ये रेशियो आया 1:8। अब आप चाहे आप सीवेज का वाटर ले या आप मिनरल वाटर ले, उसमें जो H2O होगा, जो पानी होगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही होगा। फिर वो चाहे आप कहीं से भी किसी भी जगह का पानी उठाएंगे, उसमें हमेशा वाटर का रेशियो 1:8 होगा। और यही लेवोशियर का सेकंड लॉ था कि जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा एक डेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ, एक और आदमी आया, उसका नाम था डाल्टन, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या किया, जो एटम्स बताए थे कि किसी भी पार्टिकल्स को हम डिवाइड करते जाएंगे, किसी भी मैटर को हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसे एटम कहेंगे। तो इसके बेस पे उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। उस थ्योरी में 6 पोस्टुलेट्स थे। पहला पोस्टुलेट है ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कि जो जितना भी मैटर है वो सारा मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स। सेकेंड पोस्टुलेट है एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब एटम्स जो है इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, मतलब एटम्स को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते और उन्हें किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और यही हमारा लॉ था कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो डाल्टन का सेकंड पोस्टुलेट है, ये हमारे कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है। थर्ड पोस्टुलेट है एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कि एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एटम्स मास में इक्वल होंगे, आइडेंटिकल होंगे या सेम होंगे, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी।
जैसे आप हाइड्रोजन के एटम्स लेंगे तो हाइड्रोजन का हर एक एटम सेम होगा, उनका उतना ही मास होगा और उनकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सेम होगी। फोर्थ पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जैसे सेम एलिमेंट के सेम एटम्स का मास सेम होगा, ऐसे ही डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनका डिफरेंट मास होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। मान लीजिए आप एक हाइड्रोजन का एटम ले रहे हैं और एक कार्बन का एटम, तो दोनों का मास भी अलग अलग होगा। हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1U और कार्बन का होता है 12U, तो दोनों के मास भी अलग होंगे और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। उसके बाद है फिफ्थ पोस्टुलेट, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। कि जो एटम्स है वो स्मॉल होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। तो एटम्स हमेशा छोटे नंबर में मिलेंगे कंपाउंड्स बनाने के लिए। जैसे H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। CO2 में 2 ऑक्सीजन के एटम है, 1 कार्बन का एटम है। तो ये जो 2 है यहाँ पे ये एक स्मॉल होल नंबर है। कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा CO 0.5, CO 256, CO 2/3, नहीं, ये कभी पॉसिबल नहीं है। हमेशा एटम्स होल नंबर में कंबाइन होंगे कंपाउंड्स बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। कि किसी भी कंपाउंड में जो जितने भी एटम्स है और जितने टाइप के एटम्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, वो हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। यही आपका लॉ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये जो सिक्स्थ पोस्टुलेट है डाल्टन का, ये सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करता है। जैसे आपने H2O का एग्जांपल लिया था, H2O में 2 एटम है हाइड्रोजन के, 1 एटम है ऑक्सीजन का और इनको रेशियो आया था 1:8। ऐसे ही अगर आप CO2 का रेशियो निकालेंगे कार्बन और ऑक्सीजन का, तो उसमें रेशियो आएगा 3:8। तो आप CO2, आप कहीं भी CO2 का रेशियो देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रेशियो, तो उसमें हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 मिलेगा। अब ये तो बात हो गई डाल्टन के पोस्टुलेट्स की। अब इन सब पोस्टुलेट्स में हमने एक चीज़ पढ़ी, एटम। अब कोई भी अगर राह चलता आदमी आपसे एटम की पूछ ले, भाई ये एटम है क्या, तो आप क्या कहोगे? उसे बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में कैसे समझाओगे कि एटम है क्या? तो आप उसे बताएंगे कि एटम क्या है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। कि ये मैटर का वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसको हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, वो होता है एटम। एटम हमें कभी भी, हम जैसे नॉर्मल आइज से देख रहे ऐसे हमें कभी भी एटम दिखाई नहीं देगा। एटम को हमेशा माइक्रोस्कोप से देखा जाता है और जितना हम सोचते हैं कि एटम इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा या इतना बड़ा होगा, वो इन सब से बहुत ही छोटा होता है। इतना कि जितना हम सोच भी नहीं सकते। जैसे अब आप हाइड्रोजन एटम देखते हैं, हाइड्रोजन एटम की एक एटम की रेडियस कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। कितना? 10⁻⁻10, मतलब 0.000000001 मीटर। इतनी छोटी, आप इसकी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि इतना छोटा एक हाइड्रोजन का एटम होगा। तो जब इतना छोटा, तो हम तो उसे देख ही नहीं सकते। तो और जितना जैसे ये हाइड्रोजन एटम की रेडियस है, ऐसे ही और भी बाकी जो एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनकी जो एटम्स हैं, उन सब की रेडियस भी हमेशा और छोटी छोटी मिलेगी। उसके बाद ये हो गया हमारा एटम। अब देखिए एलिमेंट्स हमें बहुत सारे मिले, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सोडियम, सल्फर, बहुत सारे हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो अब हम उन एलिमेंट्स को नाम कैसे दें, कैसे पता लगाए, कैसे लिखें उनको कि भाई ये इस चीज़ का एलिमेंट है। उसको लिखने के कुछ
तरीके तो होने चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा उस एलिमेंट का पूरा ही नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए, एलिमेंट के नाम लिखने के लिए क्या हुआ, सबसे पहले डाल्टन आए। डाल्टन ने अपने कुछ एलिमेंट्स दिए, लेकिन वो एलिमेंट्स की सिंबल्स जो उन्होंने बताए थे वो इतने घटिया थे, इतने ख़राब थे कि लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद आए बर्जीलियस। बर्जीलियस ने अपने सिंबल्स दिए और उनके सिंबल्स सभी को पसंद आए। और उन्होंने कैसे बताया, उन्होंने कहा कि भाई जो भी एलिमेंट है हम उसी एलिमेंट के नाम में से उसके नाम के एक या दो अक्षर का यूज़ करके हम उसके सिंबल बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हमने लिया H, तो उसका सिंबल हो गया H। कार्बन का लिया हमने C, तो कार्बन का हो गया C। ऑक्सीजन का लिया O, तो ऑक्सीजन का हो गया O। सल्फर का लिया S, तो सल्फर का हो गया S। बेरियम का B। हीलियम का, हीलियम के लिए उन्होंने दो He शुरू के, तो हीलियम का हो गया He। आर्गन का लिया उन्होंने Ar। जिंक का लिया उन्होंने Zn। ज़रूरी नहीं है कि शुरू के ही दो अक्षर लिए जाए, दूसरा अक्षर बीच में से भी हो सकता है। जिंक का लिया उन्होंने Zn। नियोन का लिया उन्होंने Ne। क्लोरीन का लिया उन्होंने Cl। आयरन का लिया उन्होंने Fe। अब आप कहेंगे कि आयरन की स्पेलिंग में तो कहीं Fe है ही नहीं। दोस्तों, उन्होंने कुछ नाम, बर्जीलियस ने कुछ नाम इन एलिमेंट्स के लैटिन नेम से लिए। आयरन को लैटिन भाषा में फेरम कहा जाता है और इसीलिए उन्होंने फेरम से Fe उठा के आयरन का सिंबल बनाया Fe। सोडियम को लैटिन में नेट्रियम कहा जाता है और इसलिए इसका सिंबल हुआ Na। पोटेशियम को कैलियम कहा जाता है, इसीलिए पोटेशियम का सिंबल हुआ K। और एक बात आप और ध्यान रखेंगे कि जब भी अगर आप सिंगल लेटर लिख रहे हैं किसी एलिमेंट को शो करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको एक ऐसे एलिमेंट का सिंबल लिखना है जिसके दो वर्ड्स आते हैं, दो लेटर्स आते हैं, तो हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर स्मॉल होगा। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है, हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल। जैसे आप कोबाल्ट का लिखेंगे तो कोबाल्ट में कैसे लिखेंगे आप, C कैपिटल और O स्मॉल, ये होगा कोबाल्ट। अगर आप C भी कैपिटल और O भी कैपिटल लिख देंगे तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि C किसका सिंबल है, कार्बन का, और O किसका है, ऑक्सीजन का। तो ये तो आपने कार्बन और ऑक्सीजन लिख दिया, जबकि हमें लिखना क्या है, कोबाल्ट। तो हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल, ठीक है। तो ऐसे कभी भी नहीं करना, ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद हमने एटम पढ़ लिया, लेकिन एक एटम का मास होता क्या है, क्या होता है एटॉमिक मास, क्या होता है एटॉमिक मास? जैसा आप इसके नाम से समझते हैं, एटम मास यानी एक एटम का मास। तो कोई भी एलिमेंट हो उसके एक एटम का मास जो होगा वो ही होगा उसका एटॉमिक मास। यानी किसी भी एलिमेंट का एक एटम, उसका मास जो भी है वो एटॉमिक मास होगा। इसकी यूनिट होती है AMU और U। पहले AMU थी, अब U हो गई है। एक U किसके बराबर होता है, 1/12 मास ऑफ एन कार्बन 12 एटम। कार्बन के एक एटम का 1/12 जो होगा वो होगा 1U के इक्वल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एटम्स, ज़्यादातर जो एटम्स होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते, वो हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में या दो एटम या 3 एटम या 4 एटम ऐसे कंबाइन होके रहते हैं। जैसे आप हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन का एक एटम कभी भी अकेला नहीं रह सकता, हाइड्रोजन के हमेशा 2 एटम कंबाइन होके रहते हैं और ये होती है हाइड्रोजन गैस। और क्योंकि इसमें 2 एटम कंबाइन हुए हैं तो इसलिए ये होगी डाई एटॉमिक। डाई का मतलब 2, एटम का मतलब एटम, यानी 2 एटम्स। उसके बाद है O3, ऑक्सीजन के 3 एटम कंबाइन हुए हैं यहाँ पे। और O3 क्या होता है, ओजोन लेयर। जो हमारी ओजोन लेयर होती है उसमें कितने, वो किससे बनी हुई है, O3 मॉलिक्यूल्स से।
अब इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम कंबाइन हो रहे, इसलिए हम कहेंगे इसे ट्राई एटॉमिक। ट्राई मतलब 3। उसके बाद है P4 फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होगा उसमें भी सारे P4 मॉलिक्यूल के रूप में होंगे। अब इसमें 4 एटम कंबाइन हो रहे हैं फॉस्फोरस के, तो इसलिए हम इसे कहेंगे टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा मतलब 4। तो इस तरीके से जो ये एटम्स होते हैं ये ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं, और अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो हम उसे बोलेंगे पॉली एटॉमिक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि आप अगर 4 से ज़्यादा एटम्स हैं तो उसे हम कहेंगे पॉली एटॉमिक। अब आगे हम देखते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? ए मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 or more atoms tightly held together by attractive forces। मॉलिक्यूल जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का ग्रुप है जिनको टाइटली पकड़ा हुआ है। किसने? अट्रैक्टिव फोर्सेस ने, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ने 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को अब पकड़ के रखा हुआ है, तो वो बन जाता है एक मॉलिक्यूल। जैसे H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, ये कंबाइन होंगे और एक क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। ठीक है। अब ये जो आपको लाइन दिखा रखी है, ये लाइन शो कर रही है इन दोनों के बीच के फोर्स को। मतलब जो इनके बीच में जो फोर्स है जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ इकट्ठा है, वो ये फोर्स शो कर रही है, और इसीलिए ये कंबाइन होके बना है एक मॉलिक्यूल। उसके बाद ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देख सकते हैं। ये आप ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, कंबाइन होके क्या बनाया है इन्होंने? एक मॉलिक्यूल। अब एक चीज़ और देखिए, इसमें जो हमने वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, 1 एटम है ऑक्सीजन का। तो आपने इसे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं। अब यहाँ 2 एलिमेंट हो गए, 1 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, तो ये बना तो है मॉलिक्यूल, लेकिन मॉलिक्यूल किसका बना है? कंपाउंड का। तो इसलिए इसको कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है, इसमें दोनों ही एटम ऑक्सीजन के हैं, तो ऑक्सीजन क्या है? एक एलिमेंट, इसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है ना, तो ये क्या हुआ? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखने की है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलके मॉलिक्यूल बना रहे तो वो होगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अगर सेम एलिमेंट मिलके मॉलिक्यूल बना रहा है तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। उसके बाद हम आते हैं आयंस पे। आयंस क्या होती है? आयंस को सिंपल भाषा में हम बोलेंगे चार्ज्ड स्पीशीज, कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऊपर कोई भी चार्ज होगा वो होंगे आयंस। अब चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज वालों को हम बोलेंगे कैटायंस, नेगेटिव चार्ज वालों को हम बोलेंगे एनायंस। पॉजिटिव चार्ज वालों के एग्जाम्पल है सोडियम प्लस, हाइड्रोजन प्लस, कैल्शियम 2+। अब ये जो प्लस है, अगर ये प्लस है, ये प्लस दिखा रहा है कि ये कैटायंस है, मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। 2+ है मतलब 2+ का चार्ज है इसमें। और एनायंस की एग्जाम्पल है Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, CO3 नेगेटिव एक्सेट्रा, कि ये सारे हैं एनायंस, क्योंकि इन सब के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गए आयंस। आयंस क्या होंगे? कैटायंस और एनायंस 2 पार्ट में। कैटायंस जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो, एनायंस जिस पे नेगेटिव चार्ज हो। अब उसके बाद आता है किसी भी हम केमिकल फॉर्मूला को लिखेंगे कैसे। ये एक बेचारा बूढ़ा आदमी समझा रहा है हमें, साइंटिस्ट है ये, समझाने की हमें कोशिश कर रहा है कि कैसे हम केमिकल फॉर्मूले बनाएं। तो इसने हमें बताया है कि फर्स्ट पॉइंट ये है, चार्ज मस्ट बी बैलेंस्ड, कि दोनों ही एलिमेंट्स जो होंगे। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि आयंस जो है वो किस काम में आते हैं? केमिकल फॉर्मूले बनाने में।
चार्ज का नाम चार्ज आ गया यहाँ पे, तो चार्ज एलिमेंट पे तो चार्ज होता है नहीं, आयंस पे ही चार्ज होता है। तो केमिकल फॉर्मूले किससे बनते हैं? आयंस से। तो चार्ज मस्ट बी बैलेंस्ड, मतलब जो आयंस पे जो चार्ज होगा वो चार्ज बैलेंस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सेकंड है नेम और सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट, कि जिन भी दो एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर रहे हैं उसमें जो मेटल होगा वो मेटल का नाम पहले लिखा जाएगा। अभी हम आपको एग्जाम्पल के लिए बताएंगे, जैसे ये कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है। अब कैल्शियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो कैल्शियम का नाम केमिकल फॉर्मूले में पहले आएगा, ऑक्सीजन का बाद में आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमेशा मेटल पहले लिखा जाएगा, या यूं कहें हम कैटायन पहले लिखा जाएगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो पहले लिखा जाएगा। थर्ड है इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन द आयन इज रिटन इन ए ब्रैकेट। पॉलीएटॉमिक अभी आपको मैंने बताया था, जिसमें 4 या 4 से ज्यादा एटम्स हो वो होंगे पॉलीएटॉमिक। अब द आयन इज रिटन ए ब्रैकेट, अगर जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसमें अगर कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन है तो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे OH नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, CO3 2 नेगेटिव एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयन भी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये 2 एटम से मिलके बने हैं। पॉली एटॉमिक एक तो ये भी होता है कि जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा एलिमेंट एटम्स हो, एक पॉली एटॉमिक ये भी है कि जिसमें ग्रुप हो एटम का, तो ये है हमारे पॉली एटॉमिक आयंस। अब आप देखिए पहला एग्जाम्पल लेंगे हम कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप सिंबल लिखिए दोनों का, CaOH, उसके बाद इनके नीचे इनका चार्ज लिखिए। कैल्शियम पे 2+2+ लिख दिया, OH पे है 1- तो हमने 1- दी। अब इनका चार्ज लिखने के बाद आप क्या करेंगे? इन दोनों को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, ये हमने लिखा Ca के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 यहाँ पे लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात होती है। OH के साथ मल्टीप्लाई हुआ है 2, तो OH के साथ हमने लगा दिया 2। अब यहाँ पे इस तरीके से जो ये केमिकल फॉर्मूला बना है, इसमें चार्ज भी बैलेंस्ड है, कैल्शियम जो मेटल है वो भी पहले लिखा गया है, और ये जो पॉली एटॉमिक आयन है ये भी ब्रैकेट में लिखा गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आप OH को ब्रैकेट में नहीं रखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे तो ये क्या है? इसमें तो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा हुआ, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम है, जबकि OH किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 2 से, यानी 2 पूरा OH के साथ लगा है, तो इसलिए ये वाला सही होगा और आपका ये गलत। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही हम मान लीजिए Al और ऑक्सीजन 3 पॉजिटिव, तो जब हम इसका केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और Al2O3 ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब मॉलिक्यूल्स हमने बनाए, फॉर्मूले भी देख लिए होंगे कैसे बनाए। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास सीधा आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है निकालना। देखिए जैसे H2 है, इसका एक मॉलिक्यूल है, इसका आप मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास होता है सबसे पहले एक मॉलिक्यूल का मास, यानी H2O यानी वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास होगा उसका मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? देखिए 2 एटम्स है इसमें, हाइड्रोजन का, एक है ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। अब 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो 2 से मल्टीप्लाई किया इसको और इसमें जोड़ा 16। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन भी कंबाइन है इसके साथ, तो ये आया हमारे पास 18। ऐसे ही HNO3 का आप निकालेंगे, हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16 और उसके 3 एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई, टोटल निकल के आया हमारे पास 63U। तो ये हो गया HNO3 के एक मॉलिक्यूल का मास, यानी HNO3 का मॉलिक्यूलर मास 63μ। अब बात करते हैं हम इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक,
जिसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% आएगा ही आएगा। वो टॉपिक है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या है, आप इससे क्या समझेंगे? देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान वाले के पास गए बाज़ार में और आपने कहा भाई मुझे 1 दर्जन केले दे दो, तो वो कितने केले देगा आपको? 12, क्योंकि 1 दर्जन में 12 ही होंगे। अब आप अगर उससे कहेंगे भाई मुझे 1 मोल केले दे दो, तो वो आपको कितने केले देगा? वो आपको देगा 6.022 इंटू 10⁻23 केले। इतने केले वो आपको देगा। सोच सकते हैं आप कितने ज़्यादा केले हो जाएंगे। तो अब आप कुछ अंदाज़ा लगाए गए होंगे कि अगर 1 दर्जन में 12 केले होंगे तो मतलब 1 मोल का मतलब इतनी चीज़ें होंगी उसमें। 6.022 इंटू 10⁻23। अब अगर हम एटम की बात करें तो एटम, मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इतने मॉलिक्यूल्स। इस नंबर को क्या कहते हैं हम? एवोगैड्रो नंबर। ये एक साइंटिस्ट है एवोगैड्रो, जिन्होंने इस नंबर को डिस्कवर किया था, इस नंबर को इन्वेंट किया था, और उनके नाम पर ही हम इस नंबर को कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। और इस नंबर को हम सिंबलाइज करते हैं किससे? एन नोट से। एन के नीचे 0 लगा के हम इसको एन नोट से भी हम शो कर सकते हैं। अब देखिए 1 मोल क्या होता है। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल क्या होगा? या तो उसके एटॉमिक मास के इक्वल या उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। लेकिन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों ही क्या होने चाहिए? ग्राम्स में होने चाहिए। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16U। हमने सिंपल मास की बात की है, तो सिंपल मास की बात की तो हमने यहाँ पे U लगाया है। लेकिन जब हम 1 मोल ऑक्सीजन के एटम की बात करेंगे तो उसका मास होगा 16 ग्राम। अब यहाँ U की जगह ग्राम लगा दिया हमने, क्योंकि मोल, जो भी मोल होगा, 1 मोल का जो मास होगा वो हमेशा ग्राम में लिखा जाएगा। ओके, तो अब 1 मोल में होते इतने एटम्स, अभी हमने आपको बताया था। तो मास, 1 मोल का मास अगर इतना है तो इतने एटम्स का मास भी 16 ग्राम भी होगा। ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जैसे एक ऑक्सीजन के एटम का मास है अगर 16 म्यू, तो 1 मोल का मास कितना होगा? 16 ग्राम। और 1 मोल में होते हैं इतने पार्टिकल्स, तो इतना पार्टिकल्स का मास भी क्या होगा? 16 ग्राम। अब 1 मोल का मास क्या कहलाएगा? मोलर मास। जैसे एक एटम का मास होता है एटॉमिक मास, 1 मॉलिक्यूल का मास होता है मॉलिक्यूलर मास, तो 1 मोल का मास क्या होगा? मोलर मास। बस इतना सा है आपका मोल कंसेप्ट। लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं 2-4। पहला है CO2 मोलर मास। आप CO2 का मोलर मास कैलकुलेट कीजिए। मोलर मास बहुत ही आसान है निकालना। मोलर मास क्या होगा? जो भी सब्सटेंस आपको दे रखा है उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ग्राम्स में। तो अब ये एक मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे पहले। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का होता है 16 के 2, ऑक्सीजन के 2 एटम है इसलिए 16 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये टोटल आया 44। और मोलर मास है तो इसको हम ग्राम में लिखेंगे, तो CO2 का मोलर मास क्या हो गया? 44 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 132 ग्राम ऑफ CO2। कि CO2 के 132 ग्राम में कितने मोल्स होंगे। अभी आपने पढ़ा था CO2 के 1 मोल में मोलर मास क्या होता है? 1 मोल। 1 मोल में कितने? 44 ग्राम। तो अब ये फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं N इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स जो हमें निकालने हैं इस क्वेश्चन में। M क्या है? गिवन मास, जो हमें मास दिया गया है। और कैपिटल M क्या है?
मोलर मास, जो उस सब्सटेंस का, जो उस एटम का, जो उस मॉलिक्यूल का जो मास है वो मोलर मास। इसको निकालते हैं अब हम आगे। ये देखिए n इक्वल्स टू गिवन मास था हमें 132 और मोलर मास अभी हमने उसका निकाला था 44 ग्राम। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गए 3 मोल्स, यानी 132 ग्राम CO2 में 3 मोल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। के हीलियम एटम्स के इतने एटम्स में हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, n इक्वल्स टू n कैपिटल N अपॉन n नोट। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, और n क्या है, गिवन पार्टिकल्स, जो भी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है वो, और n नोट अभी आपको बताया था एवोगैड्रो नंबर को हम n नोट से लिखते हैं। तो n हमने निकाला, गिवन पार्टिकल्स कितने हैं 12.044 इंटू 10⁻23, नीचे हमने लिखा एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, और जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये डिवाइड होके आया 2, यानी इतने हीलियम एटम्स में 2 मोल्स हैं। ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए, अभी आपने 2 फॉर्मूले पढ़े, एक तो n इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल, सॉरी n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, और n इज इक्वल टू n अपॉन n नोट। अभी देखिए दोनों के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड क्या है, n इसके भी इक्वल है और n इसके भी इक्वल है। तो जब ये n दोनों के इक्वल है तो आपस में ये दोनों चीज़ें भी इक्वल हो जाएंगी। तो इन दोनों को इक्वल रख के हमने बनाया है ये फॉर्मूला, m इज इक्वल टू m n अपॉन n नोट। यानी इस फॉर्मूले से अगर आपको कोई भी 3 चीज़ दे रखी हो तो आप चौथी चीज़ बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये है आपका गिवन मास, ये है मोलर मास, ये है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये क्या है आपके एवोगैड्रो नंबर। अब ये आप क्वेश्चन पढ़े आगे, कैलकुलेट द मास ऑफ 18.066 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। कॉलम निकालना है, कैपिटल N आपको दे रखा है इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, N नोट आपको पता ही है कि कितने 6.022 इंटू 10⁻23, और कैपिटल M होता है मोलर मास, यानी मोलर मास अब हम निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन के एक एटम का होता है 14 ग्राम, यहाँ 2 है तो 14 + 14 28 ग्राम, वो ये हो गया इसका मोलर मास। अब M क्या हो, M कैसे निकालेंगे, कैपिटल M इंटू N अपॉन N नोट। मोलर मास निकल के आया 28, कैपिटल N क्या है हमारे पास 18.066 इंटू 10⁻23, और N नोट क्या है 6.022 10⁻23। हमने कैंसिल किया इसको, ये आया 3, तो 28 इंटू 3 हो गया 84 ग्राम। ये थे आपके न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म होता है, और आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम आए इस चैप्टर में हमसे कमेंट करिए और पूछिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, और प्लीज़ हमारे चैनल